कोई भी लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर आज हम लोग को वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पीओपी कर। अच्छा, सॉल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में शायद। NaCl सोडियम क्लोराइड के बारे में हम कॉमन सॉल्ट किए थे। कॉमन सॉल्ट कर लिए थे। चलो ठीक है, दूसरा सॉल्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सेकंड लिख लो। सेकंड जो सॉल्ट है ये ब्लीचिंग पाउडर। तो इन सभी सॉल्ट्स का हमको फॉर्मूला जानना है, ठीक है। प्लस कैसे प्रिपेयर होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब रिएक्शन कौन सा होता है, और उसके बाद उसके यूजेस क्या होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है, ठीक है। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली क्या है, ये सॉलिड के फॉर्म में तुमको मिलता है, ठीक है। और इसमें देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोरीन का स्मेल आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लीचिंग इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब क्या हुआ, कलर रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन का प्रेजेंस होने की वजह से ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ब्लीचिंग इफेक्ट जो आता है इसके अंदर, वो क्लोरीन के प्रेजेंस के कारण आता है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन कैसे होता है इसका, ब्लीचिंग पाउडर का, ये बताओ कैसे प्रिपेयर्ड होता है। हम लोग स्लेक्ड लाइम में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला तुम लोग को पता है? CaOH2। CaOH होल ट्वाइस, ये स्लेक्ड लाइम है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइम वाटर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीन गैस इसमें क्लोरीन पास गैस। किया जाए। तो क्लोरीन गैस जैसे ही इसमें पास करोगे, क्लोरीन गैस पास करने से क्या होता है, ये फॉर्म कर लेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और प्लस हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में वाटर आ गया और ये एक्वस फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर मिल गया हमको, ठीक है। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये इसका रिएक्शन है। स्लेक्ड लाइम में हम लोग क्लोरीन गैस को पास करते हैं, स्लेक्ड लाइम, उसमें क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, और क्लोरीन गैस पास करने से हमको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। और ये एक्वस सॉल्यूशन ब्लीचिंग पाउडर का जो लोग है ना, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ये बेसिक नेचर का होता है। और ये जो है ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर, presence of chlorine in the bleaching powder is responsible for bleaching effect। तो ब्लीचिंग इफेक्ट जो आता है इसमें, वो क्लोरीन की वजह से आता है, ठीक है। और ये ध्यान देना, इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर के एक्वस सॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया। ब्लीचिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। अब इसके यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसको, ये बताओ। अब ब्लीचिंग एजेंट है, ये कलर रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कहाँ का इसका यूज होता है मेजर, बताओ। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू डिसइंफेक्टेंट। हाँ, डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को अगर उसके जर्म सब मारना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को।
तो पहला तो हो गया यूज टू डिसइंफेक्ट। सब ध्यान रखना, एटलीस्ट 3 3 यूज सबका याद रहना चाहिए। यूज टू डिसइंफेक्ट दिन ड्रिंकिंग वाटर, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, पहला तो ये होगा डिसइंफेक्टेंट की तरह ये काम कर सकता है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन की वजह से ये होता है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, तो ये दूसरा यूज हो गया। तीसरा, कॉटन, लिनन, हाँ वुड एंड कॉटन। ठीक है, वुड ये पल्प। इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कॉटन मतलब कॉटन हो गया या फिर लाइनन हो गया, ये सब फाइबर्स को ब्लीच करने के लिए, मतलब उसके एंड पेपर। कलर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ ब्लीच का ब्लीच का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ कलर। तो उसके कलर को रिमूव करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। कॉटन को ब्लीच करेंगे या लाइनन को ब्लीच करेंगे। ठीक है, तो ये सारा यूज होता है। तो यूज्ड फॉर हम लोग बोल सकते हैं, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, लॉन्ड्री में भी इसको यूज किया जाता है ब्लीच करने के लिए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, जहाँ पेपर प्रोड्यूस होता है, तो पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है ब्लीच करने के लिए। तो ये सारे यूज हो गए ब्लीचिंग पाउडर के। तो यूजेस ध्यान रखना, एटलीस्ट 3 यूजेस इसके तुमको याद रहने चाहिए। याद रहेगा ना, बोलो। यस। तो इसमें क्या क्या यस। याद रखना है तुमको? फॉर्मूला याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका रिएक्शन याद रखना है, और इसके यूजेस। ठीक है, जितने भी सॉल्ट बताएंगे सब में तुमको यही करना है। तो 4 5 सॉल्ट हैं बस, उसी के बारे में हमको डिटेल में करना है। लिख लिया इसको? यस सर। चलो, तो दूसरा सॉल्ट हो गया ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद तीसरा सॉल्ट है, थर्ड, ये है बेकिंग सोडा। सुने हो बेकिंग सोडा तुम लोग? यस। यस। किसको बोला जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट को। बेकिंग सोडा किसका कॉमन नेम है? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं ना। बाई कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, NaHCO3 होता है। ठीक है, ये प्रिपेयर कैसे होता है, प्रिपरेशन का इसका तरीका क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन? Salt plus ammonia plus water plus carbon dioxide. चलो, तो इसके रिएक्शन को याद रखना है तुमको। NaCl, सोडियम क्लोराइड, और प्लस H2O, इसका एक्वा सॉल्यूशन लेना है तुमको NaCl का। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, याद है फर्स्ट वाले में हम लोग Yes. पढ़े थे ना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन बोला जाता है। इस ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करते हैं। ये ध्यान रखना, ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, या CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3 है अमोनिया गैस। तो इस ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करोगे, और पास करने से क्या होगा,
ये बनाएगा NH4Cl, एक अमोनियम क्लोराइड बनाता है, और प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस का नाम? सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चर करने का सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ रहे हो ना? इस प्रोसेस का नाम क्या है? सॉल्वेज प्रोसेस। सोडियम बाइकार्बोनेट ये और NH4Cl, ये क्या फॉर्म होता है? अमोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन तुम लोग को याद रखना है। इस रिएक्शन के थ्रू ये जो है NaCl प्लस H2O, ये दोनों मिलके ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करते हैं? ब्राइन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करते हैं। तो उसके बाद हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। अब बेकिंग सोडा जो है ना, एक बेस की तरह एक्ट करता है। ये माइल्ड बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है। बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको अगर हीट करोगे ना, ये एक बेसिक सॉल्ट है ना, हीट करने पे क्या मिलेगा हमको? Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर तुम हीट करोगे, ये डेल्टा साइन हीट के लिए है, तो हीट करने पे हमको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा और H2O प्लस CO2। अब सोडियम कार्बोनेट अगर तुम देखोगे, सोडियम कार्बोनेट एक्चुअली क्या है? बेसिक सॉल्ट है या नहीं? यस और नो बताओ। Sir. क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हुआ है ना। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, याद है? तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो भी सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा सॉल्ट बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट ना? Yes. यस सर। तो ये बेकिंग सोडा जो है ना, एक तरह से बेसिक सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। और ये एक बेसिक सॉल्ट है, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है, टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो जैसे देखे होगे, एंट का स्टिंग अगर होता है कहीं पे, एंट अगर काट लेता है चींटी, तो वहां पे बेकिंग सोडा भी हम लोग रब करते हैं, क्योंकि एंट के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेसिक सॉल्ट का जरूरत होगा या बेस का जरूरत होगा। तो NaHCO3, ये जो बेकिंग सोडा है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, इसके अंदर बेसिक नेचर होता है। तो ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यस और नो? Yes. Sir. चलो, तो ये इसका प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अब इसके यूजेस हम देखते हैं। इसका यूजेस क्या है? क्या होगा यूजेस, बताओ। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसको? Yes. Sir. बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर हम लोग यूज करते हैं ना केक्स बनाने में। Yes. तो केक को जो है, केक के अंदर जो स्पॉन्जीनेस आता है, ठीक है, वो बेकिंग पाउडर की वजह से ही आता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर एक्चुअली एक मिक्सचर है, किसका किसका? ये बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है, ए मिक्सचर ऑफ, किसका किसका मिक्सचर है बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट और मतलब जो भी एसिड स्टार्टर Starter gas. बेकिंग सोडा,
ठीक है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड प्लस इसमें एक हम लोग कोई माइल्ड एडिबल एसिड, एडिबल एसिड मतलब वैसे एसिड जिसको हम लोग खा सकते हैं आसानी से, जो फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो माइल्ड एडिबल एसिड, फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, बेकिंग पाउडर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली में मिक्सचर किसका किसका मिक्सचर है, वो बेकिंग सोडा और प्लस उसमें एक माइल्ड टार्टरिक एसिड, मतलब माइल्ड एडिबल एसिड कोई भी यूज कर लेंगे हम लोग, तो टार्टरिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि बेकिंग पाउडर को अगर तुम टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स कर दिए, सॉरी बेकिंग सोडा को अगर टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स किए, तो बेकिंग सोडा है NaHCO3, और टार्टरिक एसिड से क्या मिलेगा, पूरा रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है। टार्टरिक एसिड है तो एसिड से H प्लस आएगा या नहीं, ये बताओ। Yes, sir. फ्रॉम एसिड, तो उस टार्टरिक एसिड से H प्लस आ रहा है, ये इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, ये CO2 गैस रिलीज करता है, H2O फॉर्म करता है, और प्लस एक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, उस एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे जो CO2 गैस रिलीज हो रहा है ना, इसी CO2 गैस के रिलीज के कारण क्या होता है, क्या होता है बताओ। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जो केक्स में स्पॉन्जीनेस आता है ना, वो CO2 गैस रिलीज होने के कारण ही आता है। समझ रहे हो? सॉफ्ट केक जो सॉफ्ट बनता है ना, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, तो वो गैस रिलीज होता है, गैस जहां जहां से गैस निकलेगा उस जगह देखोगे ना पोर्स टाइप का बन जाता है, पोरस स्ट्रक्चर हो जाता है। देखो वो हार्ड रहता है क्या, सॉफ्ट एंड पोरस स्ट्रक्चर होता है ना केक का। Yes, sir. तो वो पोरस स्ट्रक्चर जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, CO2 गैस के इवोल्यूशन की वजह से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं इवॉल्व होगा तो वो देखोगे केक पूरा हार्ड हो जाएगा, तो फिर उसको खाने खाने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ऐसे लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन causes ब्रेड या फिर केक, ठीक है, दोनों के बेकिंग में यूज किया जाता है इसको, टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। तो स्पॉन्जीनेस और सॉफ्टनेस जो आता है ब्रेड में या केक में, वो CO2 गैस के इवोल्यूशन की वजह से ही आता है। तो पहला तो इसका यूज हो गया, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का पहला यूज हो गया, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा यूज क्या है, soda acid fire extinguisher, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन, इसे लिख लो, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में जो केमिकल प्रेजेंट होता है ये NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ही रहता है, ठीक है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो वहां पे वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करके वो CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होने की वजह से वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मान लो उसमें क्या रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर का अगर देखोगे तो ये इस टाइप का रिएक्शन होता है, NaHCO3 रहता है उसमें, बेकिंग सोडा, और ये मान लो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें भरा हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, Na2SO4 और प्लस CO2 गैस
और H2O ये वेपर के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तब ये CO2 जैसे ही इवॉल्व होने लगेगा तो CO2 क्या करेगा वहां पे, CO2 एक क्या है, वो कंबशन सपोर्ट करता है या नहीं करता है, वो तो एक्सटिंग्विश कर देगा ना नहीं फायर करता को, है। नहीं करता है। तो CO2 गैस के इवोल्यूशन की वजह से वो फायर जो है वो एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है वो। और वाटर जो है, यहाँ वाटर वेपर जो निकलता है H2O, ये वाटर का काम क्या है कि वो सराउंडिंग टेम्परेचर को वहां का लोअर करेगा, टेम्परेचर जो भी हाई टेम्परेचर हो गया होगा आग लगने की वजह से, उस टेम्परेचर को वो कम करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रहा होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। तो CO2 और H2O की वजह से, H2O वेपर के फॉर्म में निकलता है जो कि सराउंडिंग टेम्परेचर को लोअर करता है, ठीक है। तीसरा यूज क्या है इसका, Antacid. एंट एसिड की तरह ये बिहेव कर सकता है, अल्कलाइन नेचर का है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेसिक नेचर का होता है ना, बेसिक नेचर की वजह से ये एंट एसिड की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। तो ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड्स, ठीक है। तो एंट एसिड में ये क्या करता है, अल्कलाइन नेचर का, बीइंग अल्कलाइन, लिख लेना इसको, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक, ठीक है। एसिडिटी जब हो जाता है तो हम लोग एंट एसिड का यूज करते हैं, तो वो एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस हो जाता है हमारे बॉडी में, स्टमक में, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ठीक है। तो ये सारे यूजेस हो गए किसके, बेकिंग सोडा के, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, और एंट एसिड का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये। ठीक है, लिख लिया इसको, Yes. Yes, sir. लिख रहे हो या नहीं तुम लोग, यस सर। Yes. हो गया ना ये, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा भी हो गया हम लोग का। नेक्स्ट सॉल्ट कौन सा है, तीसरा, Washing चौथा, soda. फोर्थ, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है ये क्या है बता सकते हो, Na2 Na2CO3 10H2O. डॉट 10H2O, ठीक है, डॉट 10H2। तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है और उसके साथ ये 10H2, तो ये एक्चुअली हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब इसमें ये जो वाटर है ना ये इसके साथ कंबाइंड है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये इसके साथ कंबाइंड रहते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। इनको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो डॉट करके वाटर लिखा रहता है इसको क्या बोला जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझ रहे हो। ठीक है। तो जब ये, हाँ, ये ऑब्टेन कैसे होता है, वॉशिंग सोडा ऑब्टेन कैसे होता है, तो जब सोडियम कार्बोनेट का क्या कराया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का जब क्रिस्टलाइजेशन कराया जाएगा तो क्रिस्टलाइजेशन में ये वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O का ये क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन जब हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वो आयनिक कंपाउंड जो है ना या सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ये देखोगे जब सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो ये Na2CO3 डॉट 10H2 इस तरह से ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बन के बाहर निकलता है। अब ये एक्चुअली क्या है, एक बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है या नहीं बताओ, ऑलरेडी पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बेसिक सॉल्ट है ये, यस और नो।
Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो भी सॉल्ट मिलकर बना होगा उसको हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। तो इसका नेचर बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना, ये रिक्रिस्टलाइजेशन, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करने से ये हमको वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O फॉर्म होता है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो ये सॉल्ट फॉर्म होता है, बेकिंग सोडा, सॉरी वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे ये बताना है इसका यूजेस क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे हम लोग। वॉशिंग Cleansing agent, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और बोलो बोलो जल्दी। हार्डनेस, वाटर का परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी ये यूज किया जाता है, समझ रहे हो। yes, तो यूजेस लिखते जाना है इसका। यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस। सोप्स एंड डिटर्जेंट में ये प्रेजेंट होता है ना, वॉशिंग सोडा जो है सोप और डिटर्जेंट में पाया जाता है, इसलिए इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा है यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और तीसरा यूज क्या है, एटलीस्ट तीन तीन यूज तुमको याद है। manufacture of borax, हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है। एक और यूज है ये सोडियम, जैसे सोडियम कार्बोनेट को हम लोग यूज करते हैं ग्लास इंडस्ट्री में, ये यूज किया जाता है ग्लास बनाने के लिए, या सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका बहुत है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सारे इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। और एक और एप्लीकेशन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने में ये यूज किया जाता है, तो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है इसको। ठीक है, इसमें जो 10H2O है ना, ये डॉट 10H2O जो होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, ये डेफिनेशन अगर कहीं पूछा जाएगा तो ऐसा लिख सकते हो इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। तो किसी एक सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हैं, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं हम लोग। जैसे Cu, एक और पढ़े होगे तुम लोग, CuSO4.5H2O, है ना।
तो इसमें कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ कंबाइंड रहते हैं। तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 5। और ये इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ये जो कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। ठीक है, जैसे इसको हीट कर देंगे हम लोग, तो हीट करने से क्या होता है ना, इसका वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके साथ अटैच था वो तो निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं बताओ। Yes, sir. तो 5H2O इससे निकल गया। अब ये H2O जैसे ही इससे निकलेगा ना, अब ये देखोगे ये व्हाइट कलर का आ जाता है, इसका कलर जो ब्लू कलर वो गायब हो जाता है, अब ये व्हाइट कलर का हो गया। तो इसका जो ब्लू ये क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टल का जो भी कलर आता है ना, सारे क्रिस्टल्स कलर शो नहीं करते हैं, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है ये ब्लू कलर के होते हैं। तो वो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, किसकी वजह से ब्लू कलर आता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही आता है। अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएगा इससे, तो वो कलर देख रहे हो ये व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, है ना। इसको हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर इसके साथ कंबाइंड है तो इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। अब जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गया तो ये क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस। क्या कहलाएगा, बोलो, एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, वाटर उससे रिमूव हो गया ना, तो वाटर रिमूव हो गया तो वो क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट। तो ये मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, लिख लिए। Yes, sir. Yes. चलो, अब इसके बाद एक और लास्ट सॉल्ट हमारा बच गया है इस चैप्टर का। कौन सा सॉल्ट है ये, प्लास्टर ऑफ Plaster of Paris. POP. प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको बोलते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जो है ना, ये फॉर्म कैसे होता है, तो ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट से फॉर्म होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो कैरी करता है, जिसको जिप्सम हम लोग बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2। CaSO4.2H2 ये हमारा जिप्सम है। इस जिप्सम को जब हीट किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जिप्सम को हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। मतलब ये हो गया CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O, इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4.12H2O। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जिप्सम का CaSO4.2H2O। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है, अगर पूछा जाए कैसे प्रोड्यूस होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन पे,
तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा और उसके बाद वो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम लोग देखे होगे ना, जब कभी फ्रैक्चर होता है तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो किसका रहता है एक्चुअली? वही तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हुआ है तुम लोग का फ्रैक्चर किसी का भी? No, sir. किसी का नहीं? तो एक्चुअली वो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है व्हाइट कलर का, देखे हो या नहीं तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखे। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है, ठीक है। उसको अगर पानी से मिक्स कर दोगे तो और हार्ड होते जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर गया तो और हार्ड बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाता है। जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, ये मान लो 1.5 H2O से कंबाइन कर गया, मतलब 3/2 H2O से, तो ये बना लेता है CaSO4 डॉट 2 H2O, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। अब ये एक्चुअली हाफ H2O का मतलब क्या हुआ कि आधा वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी प्रेजेंट होगा वहां पे। जैसे हाफ वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है क्या कहीं भी? वाटर मॉलिक्यूल का आधा कहीं No. भी अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो या तो एक होगा या दो होगा या तीन होगा। तो यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल हम लोग क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो एक्चुअली में ये आधा वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। एक्चुअल में जब तुम देखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कि दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल जो है ना, CaSO4, दो CaSO4 मिल के ना एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं, समझ रहे हो? दो CaSO4 मॉलिक्यूल मिलके क्या करेंगे, ये वन वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो दो CaSO4 मॉलिक्यूल अगर वन वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक के लिए जब हम लोग लिखेंगे, तो एक के लिए लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O आ जाएगा। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, आधा वाटर मॉलिक्यूल शेयर नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें क्या होता है कि दो वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम सल्फेट के दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक वाटर को, कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करता है, समझ रहे हो? इसीलिए ये यूज किया जाता है ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट। इसका मतलब ये मत समझना कि आधा वाटर मॉलिक्यूल होगा, उसमें आधा नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। जस्ट ये लिखने का तरीका है, समझ रहे हो ना? Yes. Yes. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और जब किसी एक के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग तो वो CaSO4 डॉट हाफ H2O आएगा, ठीक है। तो जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है, ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, POP। इसका यूजेस क्या क्या होता है बताओ? The बोलो बोलो। making of toys. Uh, क्या बोल रहे हो? टॉयज, मेकिंग? ornaments, the toys cosmetics, और etc. surface को स्मूथ बनाने के लिए भी। हाँ, टॉयज बनाने में देखे होगे बहुत सारे टॉयज जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड सब्सटेंस होता है ना ये। तो टॉयज या फिर डेकोरेटिव मटेरियल्स जो आते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो बने होते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, ठीक है। फॉर मेकिंग, यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, ठीक है, टॉयज बनाने में यूज किया जाता है। और मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेटिव मटेरियल्स लिख लेना। और उसके बाद ये सारे यूज किया जाता है। फिर दूसरा यूज क्या है इसका, यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेस स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, स्मूथ सरफेसेस, ठीक है।
समझ रहे हो, तो ये इसका यूजेस हो गया। हाँ, और एक और यूज वो फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए जो फ्रैक्चर्ड में यूज किया जाता है ना, it is used as a support material, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल फॉर fractured bones। in the right position, ठीक है। ये सपोर्ट मटेरियल की तरह काम करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ रहे हो। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए। टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, स्मूथ सरफेसेस करने में यूज किया जाता है, और सपोर्ट मटेरियल की तरह काम करता है फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कोई सॉल्ट बचा हुआ है क्या? देखो तो तुम्हारे एनसीईआरटी में। हेलो, हेलो, आवाज आ Yes, रही है? sir. और कोई सॉल्ट बचा हुआ है एनसीईआरटी में? देखो, No, sir. चलो तो इसको तुम लोग लिख लो जल्दी से। तो यही लास्ट बचा हुआ था ना तुम लोग का इस चैप्टर में? और कुछ था क्या? No, sir. और कुछ है एनसीईआरटी में? देख लो एक बार अच्छे से। कुछ और बचा हुआ है तो बताओ इस चैप्टर का। बोलो बोलो जल्दी। No, sir. Sir, हो No, गया. sir. हो गया ना सारा? ये लिख चुके हो तुम लोग पूरा? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो यहाँ पे तुम लोग का चैप्टर का एंड हो गया, ठीक है। तुम लोग चैप्टर एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग किए हो? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम लोग का होमवर्क रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, ये तो पहले कंप्लीट करना ही है। और प्लस बुकलेट है सबके पास इस चैप्टर का? Yes, Yes, sir. sir. तो इस चैप्टर का बुकलेट बना रहे हो तुम लोग? बनाए हो कुछ? Yes, sir. बुकलेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला एक्सरसाइज होगा, पहले ऑब्जेक्टिव वाला एक्सरसाइज तुम लोग को करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज बुकलेट का कंप्लीट करना है, और एनसीईआरटी में जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसको कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके रखोगे, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पूरे और बुकलेट का ऑब्जेक्टिव वाला एक्सरसाइज, ठीक है। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको कंप्लीट करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास में इसमें से अगर कोई भी डाउट आएगा तो वो पूछेंगे हम, ठीक है। तुम लोग भी पूछना और हम भी पूछेंगे, जो भी जितना बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा तुम लोगों से। तो कंप्लीट करके इसको रखना। और तो कुछ इस चैप्टर में नहीं बचा हुआ है, देख लो एक बार अच्छे से। इस चैप्टर में और भी कुछ बचा हुआ है क्या? एसिड बेस हम लोग ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके थे, सॉल्ट्स भी हम लोग डिस्कस कर ही लिए सारा चीज। देखो और कुछ छूटा हुआ है इस चैप्टर में तो बताओ। देख लो एक बार अच्छे से। कुछ छोटा हुआ है? No. नहीं। चलो ठीक है, तो फिर तुम लोग इतना कंप्लीट करो, इस चैप्टर को कंप्लीट करो, ठीक है। जो भी डाउट आएगा इतना बनाने के बाद तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पूछ लेना। और कोई दिक्कत इस चैप्टर से रिलेटेड? कोई क्वेरी है किसी को? Yes, sir.
क्या बताओ? सर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर में हार्डनेस जो होता है ना, दो टाइप के होता है, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। टेम्पोररी हार्डनेस सिंपली बॉईल करके, हार्डनेस देखो खारा वाटर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, सल्फेट सॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर जो होता है हार्ड होता है। हार्ड और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या है? हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ अगर तुमको उसको मिक्स भी करोगे ना, तो वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा। झाग जो होता है ना, हार्ड वाटर देखे होगे तुम लोग, यूज किए हो कहीं? वो सोप के ओके। साथ कितना कितना भी रब करो, उसमें झाग वो प्रोड्यूस नहीं होगा, उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है। और सॉफ्ट वाटर हुआ कि जो आसानी से इजिली लेदर प्रोड्यूस कर सकता है सोप के साथ। तो जो हार्ड वाटर होता है ना, उसका हार्डनेस रिमूव करने का दो तरीका होता है। एक सिंपली अगर टेम्पररी हार्डनेस होगा, तो उसको सिंपली बॉईल कर देते हैं हम लोग वाटर को, तो उसका हार्डनेस रिमूव हो जाता है। लेकिन एक होता है परमानेंट हार्डनेस, जिसको कि बॉईल करने से उसका हार्डनेस वाटर का रिमूव नहीं होता है। उसको हम लोग किसी केमिकल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, रिएक्शन कराने के बाद ही वो परमानेंट हार्डनेस दूर होता है। तो वही NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, वो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, वो रिएक्शन करता है वाटर में जो भी कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, जिनकी वजह से वो सारे हार्डनेस आते हैं वाटर में, उनके साथ वो रिएक्ट करके वो सॉफ्ट वाटर में उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। समझ रहे हो? तो दो टाइप के हार्डनेस होते हैं वाटर में। एक टेम्पररी हार्डनेस होता है जो कि बॉइलिंग से रिमूव हो जाता है, सिर्फ बॉइल करने से। और दूसरा परमानेंट हार्डनेस होता है, जिसमें कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू हार्डनेस रिमूव होता है। ठीक है। हम्म। और बताओ, और भी कुछ है? यस सर, एक और है। हाँ बोलो। तो जैसे HCl है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, पर लेकिन उसको अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। तो सर पर H+ और Cl- तो आयंस है ना, वो लोग तो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा ना। HCl एक्चुअली वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है उसके अंदर, ठीक है। वो आयंस में एक्चुअली होता क्या है ना, कि वो आयोनाइज करते हैं। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड को तुम पानी में डालोगे ना, तो एक्चुअली क्या करता है, वाटर भी एक क्या है, वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है। वाटर में हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अब आ रहा है सर, पहले नहीं आ रहा था। हाँ, कौन क्वेश्चन पूछा था?
क्वेश्चन कौन पूछा था? सर वैष्णवी। बताओ बताओ, क्वेश्चन कौन पूछा था अभी? सर वैष्णवी। कौन कौन क्वेश्चन किया था, बताओ जल्दी से। वो है या नहीं अभी? यस सर। तुम ही क्वेश्चन किया था? हाँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि NaCl में क्या है, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर लोगे तो आयनिक कंपाउंड में तो आयंस पहले से प्रेजेंट होता है ना। NaCl है जैसे, तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस तो पहले से है। यस और नो? यस सर। तो उसको जैसे पानी में डाले हम लोग, तो उसमें सिर्फ क्या होता है ना, चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, उसके बीच का जो आयनिक बॉन्ड था वो टूट गया। तो वहां पे सिर्फ सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, तो उसको हम लोग डिसोसिएशन बोलते हैं। अब HCl है जैसे, HCl में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो उसको जैसे पानी में डालेंगे ना, तो वहां पे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस होता है। HCl में देखोगे वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है। पहले से वहां पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज का क्रिएशन होता है पहले, उसके बाद सेपरेशन होता है। समझ रहे हो? तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में तो कोई भी चार्ज का क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन पोलर वाला जो कोवेलेंट है उसमें चार्ज पहले क्रिएट होता है और उसके बाद चार्ज का सेपरेशन होता है। तो वो जब कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे ना, पोलर और नॉन पोलर किसको बोलते हैं, तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो HCl में देखोगे पहले चार्ज क्या होता है, फॉर्म हो रहा है, चार्ज क्रिएशन हो रहा है, उसके बाद चार्ज का सेपरेशन होता है। ठीक है, यस सर। चलो और कुछ है? नो सर। ठीक है, फिर तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, आगे अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में तुम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस। ओके, चलो।